नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आप सबके YouTube चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी यारों, दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई रहस्यमय भूतिया कहानियां और आप बीती, जिन्हें सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियों को। यह कहानी भेजी हुई है कोलकाता के रहने वाले आशीष की। जब इनके साथ अजीब अजीब सी घटना होने लगी तब जाकर इन्हें भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन हुआ। एक बार की बात है कि जब रात को आशीष अपने बेड पर जब सोया हुआ था तभी उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि अंधेरे में उसके दरवाजे के बगल से कोई गुजर रहा है। उस समय कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए अंधेरे में आशीष को सब कुछ उतना साफ नहीं दिखा, इसलिए उसने इस बात पे इतना गौर नहीं किया और फिर जाकर सो गया। लेकिन अगली ही रात जब आशीष सो रहा था तो फिर से उसकी नींद खुल गई। लेकिन इस बार आशीष को ऐसा लगा कि उसे किसी ने नींद से जगा दिया हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आशीष को उस वक्त थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। आशीष को ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने चारों ओर अच्छे से देखा लेकिन कोई भी उसे दिखा। आशीष ने कमरे में जैसे ही लाइट ऑन की तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके कमरे से बाहर जा रहा है। आशीष जैसे ही उसके पीछे गया तो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। आशीष को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, क्योंकि आशीष इन भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन आज सच में आशीष का पाला एक बढ़ गया था। आशीष ने सोचा कि मैं जाकर अपने पिताजी को उठाता हूँ, और जैसे ही वो उनके कमरे तक जाने लगा तो अचानक वो व्यक्ति उसके सामने आ गया। वो व्यक्ति एक फटा सा गंदी चादर ओढ़े हुए था और उसका चेहरा भी बहुत डरावना था। आशीष उसे देख बेहोश हो गया। सुबह जब उसके घर वालों ने देखा तो एकदम घबरा गए। उन्हें लगा आखिर ये यहाँ क्यों सोया हुआ है। लेकिन जब आशीष को होश आया तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। तब से जाकर आशीष को भूत प्रेत पर यकीन होने लगा कि ये सब भी इस संसार में मौजूद है। ये सब चीज एक भटकती हुई आत्मा होती है जो किसी को भी दिख सकती है। दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ। यह बात आज से 40 साल पुरानी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे और वो रोजाना नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ दूसरे गांव में पढ़ाने जाया करते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय केरल इतना विकसित प्रदेश नहीं था और आवागमन के लिए अधिकतर नावों का ही यूज किया जाता था। एक दिन की बात है, स्कूल के एग्जाम चल रहे थे। मेरे दादाजी इस वजह से स्कूल में काफी लेट हो गए थे। सर्दी का समय था और शाम के 7 बज चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम के 7 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि 10 बज गए हो। स्कूल के सभी स्टूडेंट और अध्यापक 6 बजे तक निकल चुके थे। अब मेरे दादाजी और स्कूल का चपरासी दोनों ही रह गए थे। चपरासी उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन मेरे दादाजी को नदी के उस पार आना था। मेरे दादाजी धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुँचे तो उनको वहाँ पर कोई नाव नहीं दिखी। उन्होंने सोचा आज तो यहाँ पर फंस गए। उन्होंने सोचा कि कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद कोई नाव आए। तभी उनकी नजर नदी में कुछ दूर एक रोशनी पर आई। मेरे दादाजी ने सोचा शायद यह एक नाव है। मेरे दादाजी की जान में जान आई। वो नाव धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। तभी वो किनारे में आकर रुक गई। उस नौका के चालक ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। मेरे दादाजी ने उसको नदी के पार ले जाने को कहा और उसने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। मेरे दादाजी ने सोचा शायद बेचारा ठंड के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा। अब वो धीरे धीरे अपनी नाव नदी के उस पार ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अब मेरे दादाजी की नाव मेरे गांव के तट पर पहुंच चुकी थी और मेरे दादाजी नाव से उतर गए और जैसे ही
पैसे निकाल कर उसको देने लगे तो वहाँ पर नाव में कोई नहीं बैठा था। मेरे दादाजी के होश उड़ गए और वो नाव चालक अचानक कहाँ गायब हो गया। कहीं वो भूत तो नहीं था। मेरे दादाजी डरते डरते घर पहुँचे और घर जाकर सो गए। अगले दिन मेरे दादाजी ने गांव के भूत का जिक्र अपने दोस्तों से किया तो दोस्तों ने बताया कि इस नदी में कई सालों पहले एक नाविक की यात्रियों के साथ मौत हो गई और वो अपने यात्रियों को जगह पर नहीं पहुंचा पाया था। इसलिए उस नाविक की आत्मा कई बार रातों को फंसे यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाकर पश्चाताप करती है। दादाजी समझ गए थे कि उस नाविक के भूत ने उनकी मदद की थी। मेरे दादाजी आज भी उस नाविक के भूत के किस्से हम लोगों को सुनाते हैं। ये कहानी मुंबई से भेजी हुई एक सब्सक्राइबर की है। इनकी उम्र 32 साल है। ये पेशे से एक ऑटो चालक है जो तकरीबन 4 साल से मुंबई में ऑटो चला रहे हैं। इनका कहना है कि इनके साथ भी एक अजीब सी घटना हुई थी जिनके बारे में इन्होंने बताया। मैं अपनी पत्नी के साथ मुंबई में एक छोटे से कॉलोनी में रह रहा था। एक दिन अचानक मुझे काफी बुखार हो गया। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं ऑटो लेकर नहीं निकला था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास किसी पैसेंजर का कॉल आए, लेकिन उस दिन मेरे पास एक कॉल आई। मैंने पूछा कौन, तो उधर से किसी औरत की आवाज आई कि क्या आप मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ दोगे। मैंने कहा आखिर तुम हो कहाँ और तुम्हें किस तरफ जाना है। तो उसने बताया कि जब आप सुबह में रिक्शा लेकर चौराहे की तरफ निकलेंगे तो मैं वहीं पर आपको मिलूंगी। मैं उससे और कुछ पूछता कि इसी बीच उसने फोन रख दिया। मैं लगातार यही सोच रहा था कि आखिर कौन है जो इतनी बेचैन है। अगर उसे कल जाना था तो आज कॉल क्यों किया। मैंने सोचा ठीक है, इतने बड़े शहर में किसकी क्या समस्या है मुझे क्या मालूम, चलो कोई बात नहीं। कल भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मैं हर रोज तबीयत का बहाना लगाकर रुक तो नहीं सकता था। इसी कारण मैं उस दिन ऑटो लेकर निकल गया। जब मैं उस चौराहे के बगल पहुंचा तो सच में मैंने वहां एक औरत को देखा जो मुझे हाथ दे रही थी रुकने के लिए। मैंने पूछा आपको कहाँ जाना है, तो उसने बताया कि आप आगे से थोड़ी दूर चलकर दाहिने ले लेना, वहाँ पर मेरा अपार्टमेंट है, मैं वहीं पर रहती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं उस औरत को अपने पीछे ऑटो पर बिठाकर लिए जा रहा था उस अपार्टमेंट की ओर। जैसे ही मैंने अपार्टमेंट के पास ऑटो को लाकर लगाया तो औरत झट से ऑटो से निकलकर अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती हुई भाग गई। मैं उस औरत की तरफ चिल्लाते हुए कहा अरे मेरे पैसे तो देते जाइए, लेकिन वो औरत मेरी एक भी नहीं सुनी और अपार्टमेंट की ओर तेजी से भाग गई। मैं ऑटो से निकलकर वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा अभी जो औरत अंदर गई उसने मेरे पैसे नहीं दिए, क्या आप उसका रूम नंबर बता सकते हैं मुझे। तो गार्ड ने कहा मैं सुबह से यहीं पर हूँ, मैंने अभी किसी भी औरत को यहाँ से अंदर जाते हुए नहीं देखा, और तुम कह रहे हो कि एक औरत अभी अभी अंदर गई है। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा अरे अभी अभी तो आपके सामने से गुजरी है और आप कह रहे हैं कि आपने उसे नहीं देखा। उस गार्ड ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने किसी औरत को नहीं देखा है। मैं काफी देर तक सोचता रह गया कि आखिर वह औरत सच में थी या कोई आत्मा थी जो क्षण भर में हमारी नजरों से दूर हो गई। जब मुझे डर जैसा लगने लगा तो मैंने तुरंत ही वहां से ऑटो लेकर घर की तरफ चल दिया। जो मैंने अपने मोबाइल में पिछले दिन आए उस औरत के नंबर को पहचानने की कोशिश करने जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में उस समय की कोई भी कॉल नहीं आई थी। यह घटना मेरे जीवन की अजीब घटनाओं में से एक थी। बिहार राज्य के मधुबनी शहर का रहने वाला अजय, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, वह अचानक अपने घर से हफ्तों गायब रहा। एक सप्ताह तक परिवार वालों की कोशिशें नाकाम रही और एक हफ्ते बाद अजय खुद अपने आप घर को वापस आ गया। परिवार वालों को काफी आश्चर्य हुआ कि आखिर अजय कहाँ चला गया था। अपने घर को आने के बाद अजय से जब उसके परिवार वालों ने जब उससे पूछा, उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह यही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक महीने बाद उसके परिवार वालों ने गौर किया कि अजय के स्वभाव में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा था।
अब वह अजय पहले वाला अजय नहीं रहा था। वह थोड़ा बदल सा गया था। वह अपने पढ़ाई में भी मन नहीं लगा रहा था और ज्यादा से ज्यादा वक्त सोने में जाया कर रहा था। यह अजीब बात है। यह अजीब बात इसलिए थी कि अजय पहले कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन इस बार वह अपने से विपरीत काम कर रहा था। जब उसके परिवार वालों ने देखा कि अजय अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रहा है, तो उसे पढ़ने के लिए उन्होंने पटना भेजने का फैसला किया। कुछ दिन बाद घर से अजय पढ़ने के लिए पटना आ गया। पटना में आकर अजय ने किराए पर एक रूम लिया, जिसमें उसे एक और रूममेट मिल गया जो अजय के साथ ही रहता था। अजय के इस नए दोस्त का नाम शाहिद था। वह भी अकेला ही रहता था, पर उसे अब अजय का साथ मिल गया था। उसने सोचा कि साथ में रहकर हम दोनों की पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। पर आगे शाहिद के साथ जो घटनाएं घटी वह हर एक किराए पर रहने वाले छात्रों के लिए एक खौफनाक संदेश है, जो आगे आने वाले खतरे से उन्हें सावधान करा रहा है। और अजय के साथ रहते रहते अब महीनों बीत चुके थे, पर अचानक एक दिन शाहिद के होश उड़ गए। उसके पैर तले जमीन खिसक रहे थे। उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि शाहिद ने उस रात जो देखा और महसूस किया वह सिर्फ शाहिद ही समझ सकता है। शाहिद और अजय जब रात को एक ही बेड पर सोए हुए थे, तो उस समय रात के 1 बज रहे थे। दोनों चैन से सोए हुए थे, पर अचानक शाहिद की नींद आधी रात को खुल जाती है। कमरे की लाइट बुझी हुई थी, पर बाहर से आ रही चांद की रोशनी से कमरे में थोड़ी सी प्रकाश जरूर थी। नींद के अचानक खुलते ही शाहिद उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से आंखों को मलता हुआ जब वह अपने दोस्त अजय की ओर देखता है, तो डर से उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाहिद देखता है कि अजय उसकी ओर ही अपना मुंह करके सोया हुआ है और उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं, मानो वह सोया ही ना हो। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी और वह डरावनी लाल आंखें बेहद ही खौफनाक थी। शाहिद तुरंत अपने बिस्तर से उठकर कमरे में लाइट को जलाता है। लाइट जलने के बाद जब अजय को देखता है, तो पाता है कि अजय पूरी तरह से नींद में है और वह बिल्कुल ठीक है। यह बात शाहिद को बहुत अजीब लगी और शाहिद ने सोचा कि कोई बुरा सपना देखा होगा, और वह यह सोचकर वह लाइट को बुझाकर फिर से उसी कमरे में अजय के साथ सो जाता है। आधे घंटे सोने के बाद शाहिद की नींद फिर से खुल जाती है। इस बार शाहिद जब अजय की ओर देखता है, तो इस बार अजय अपने बेड पर नहीं था। शाहिद पूरी तरह से घबरा जाता है। वह अपने कमरे के बाहर बरामदे की ओर जाता है, तो देखता है कि अजय बरामदे में ही सोया हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। शाहिद काफी घबरा जाता है और अजय को उठाने की कोशिश करने लगता है। शाहिद जैसे ही अजय को हाथ लगाता है, अजय तुरंत ही उसके हाथ को दांतों से काट देता है, जिससे शाहिद के हाथों से खून बहने लगता है। अजय के चेहरे को देखना शाहिद को बहुत डराने वाला वह पल था, क्योंकि उस समय अजय की चेहरे की बनावट बहुत बदल गई थी और उसका व्यवहार भी बहुत अजीब सा हो गया था, मानो उस पर कोई प्रेत का साया हो। काफी शोरगुल होने के बाद किराए पर रहने वाले बाकी सभी लोग भी जाग जाते हैं। वे लोग भी जब अजय से अजय की इस हालत को देखते हैं, तो पाते हैं कि अजय वहीं पर सोया हुआ है और उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। लोग उठाकर उसे वहीं के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। रात खत्म होते होते तक अजय के परिवार वाले भी उस अस्पताल तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद शाहिद ने अपनी सारी आपबीती उसके परिवार वालों को सुनाई। अजय के परिवार वालों ने भी इस बात को स्वीकारा कि अजय ने ऐसा जरूर किया होगा, क्योंकि उसकी तबीयत घर से ही ऐसी ही थी। और उसके परिवार वालों ने अजय की सारी कहानी शाहिद को भी बताई, लेकिन शाहिद उस दिन से ही अजय के साथ रहना छोड़ दिया और वहां से चला गया, क्योंकि शाहिद ने जो देखा वह सिर्फ तबीयत खराब होने वाली बात नहीं थी। जैसा कि शाहिद ने बताया कि उस रात शाहिद को ऐसा लगा कि वह मानो किसी आत्मा के साथ सोया हुआ हो, क्योंकि एक आदमी के साथ सोना और प्रेत के साथ सोना दोनों एक्सपीरियंस बेहद अलग अलग होते हैं, जिसे सिर्फ मैं क्या हर कोई महसूस कर सकता है। कामिनी अपने पति नागेंद्र की मौत के गम से उभरी नहीं थी। एक और संकट उस पे आन पड़ी। नागेंद्र ने गांव में जो कर्जे ले रखे थे, उसके मांगने वाले कामिनी के घर आ चुके थे।
कामिनी उनकी बातें सुन काफी चिंतित हो गई, क्योंकि उन लोगों से नागेंद्र ने काफी पैसे उधार ले चुका था, जिससे अब सारे पैसे को कामिनी को ही चुकाना था। कामिनी के ऊपर पहले से ही एक बूढ़े माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी, और ऊपर से कर्ज कामिनी को अंदर से झंझोड़ दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे और कैसे, क्योंकि कामिनी के यहाँ से जमा पूंजी भी समाप्त हो रही थी। अब बहुत ही जरूरी हो चुका था कि वो किसी तरह से पैसे का इंतजाम करे। अब खाने पे भी आफत आने वाली थी, और ऊपर से कर्ज वाले भी समय देकर चले गए थे कि उन्हें जल्दी से पैसे चाहिए। कामिनी ने अगली ही सुबह काम पकड़ने के लिए शहर की ओर रवाना हो गई और अपने माँ बाप को उनकी हाल पर छोड़ चली गई, क्योंकि कामिनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए कामिनी ने यह कदम उठाया। शहर पहुंच जब वो एक सिलाई वाले के यहाँ काम मांगने पहुंची, तो उसे वहाँ ढेर सारे मर्द काम पे लगे हुए दिखे। कामिनी शहर कभी नहीं गई थी, और इतने मर्दों को औरतों के साथ देख वह सहम सी जाती है। कामिनी को इस बात का डर था कि कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए, पर कामिनी के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसकी मजबूरी ने उसे यहाँ काम करने पे मजबूर कर दिया। उस सिलाई सेंटर में उसे महीने के 2000 रुपए मिलते थे, पर ये पर्याप्त नहीं थे कामिनी के लिए। इतने में तो सिर्फ कामिनी का घर चल पाता था, और वो खुद इस शहर में रह सकती थी। लेकिन जो कर्ज उसके सर पर थे, वो चुकाने के लिए उसे और पैसे की जरूरत थी। कामिनी वहाँ देर रात तक काम करती थी। एक बार वो रात को एक और महिला के साथ देर रात तक काम कर रही थी। कामिनी ने सोचा कि अब हम 2 लोग यहाँ हैं, तो डरने की क्या बात है, ये महिला भी मेरे साथ है। कामिनी जब उस रात को काम पे लगी हुई थी, तो उसने देखा कि जो महिला उसके साथ काम कर रही थी वो वहाँ नहीं है, और सेंटर का दरवाजा भी बंद हो चुका है। डर से कामिनी की हालत खराब होती जा रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई दरवाजा खोलो। वो बहुत परेशान थी कि आखिर इसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। थोड़ी ही देर में बाहर से कुछ लोग दरवाजे को खोलकर अंदर आए। कामिनी उन्हें देख बेहद डर जाती है, क्योंकि उसके सामने 2 मर्द खड़े थे। वे दोनों कामिनी के साथ गलत करने लगे, पर किसी तरह कामिनी उनकी चंगुल से भाग जाती है। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे कामिनी भागती भागती एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। पेड़ बहुत ही विशाल था। कामिनी उस पेड़ के बगल जाकर छुप जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस सुनसान सड़क पे उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेली थी वहाँ पर। काफी देर वो उस पेड़ के बगल बैठी रही, पर जैसे ही वो उठकर जाने लगी, तभी उसे पेड़ के अंदर से कुछ आवाज आई कि मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ अंदर कैद हूँ। कामिनी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि पेड़ से आवाज आ रही है, लेकिन अचानक उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर औरत की तस्वीर उभरने लगी है। यह देख कामिनी के होश उड़ जाते हैं। उसे ना ही अपने कानों पर और ना ही अपनी आंखों पर विश्वास होता है। ऐसा तो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी, जो आज वो देख रही थी। धीरे धीरे वो आकृति एकदम स्पष्ट हो जाती है, और वो आकृति एक औरत की थी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो थोड़ी ही देर में बाहर आ जाएगी। बहुत हिम्मत जुटाकर कामिनी उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस पेड़ के अंदर कैसे आई। उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि जिस तरह तुम यहाँ आई हो, उसी तरह मैं भी आई थी। एक दिन मेरा पीछा कुछ लोग कर रहे थे। मैं उनसे किसी तरह बचकर इस पेड़ के पास आकर छुप गई। मुझे लगा कि वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। आखिर उन लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। वे 5 आदमी थे। उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं उनसे बचने की इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। मैं समझ गई थी कि इन लोगों के हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद की ही जान दे दूं। मैं वहीं पर पेड़ की एक नुकीली डाली पर गिर गई, और वो डाली मेरे सीने के आर पार हो गई, और थोड़ी ही देर में मेरी मृत्यु हो गई। और तब से मेरी आत्मा इस विशाल पेड़ के अंदर समाई हुई है।
उस पेड़ के अंदर से आवाज आई कि आखिर कामिनी तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कामिनी हल्की हंसती हुई आवाज में कहती है कि तुम इस पेड़ के अंदर से मेरी क्या मदद करोगी? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मुझे लोगों के कर्जे चुकाने हैं, क्या तुम मदद कर सकती हो मेरी? पेड़ के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, जरा तुम अपने नीचे जमीन पर देखो। कामिनी के नीचे जमीन पर देखते ही उसे एक सिंदूर की डिबिया दिखाई देती है। कामिनी कहती है, इस सिंदूर की डिबिया का क्या करूं? अब तो मैं विधवा हूँ, सिंदूर का क्या काम? उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें हर रोज इस सिंदूर को अपनी मांग में भरनी है, और जैसे ही तुम इस सिंदूर को अपनी मांग में भरोगी तो तुम्हें अपने सामने चांदी के कई सिक्के मिलेंगे और तुम अपनी हर कर्जे को चुका सकती हो। इस सिंदूर के खत्म होते होते तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी। कामिनी एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि अगर मैं इस सिंदूर को अपनी मांग में भरूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि एक विधवा होकर भी सिंदूर कर रही है। समाज में मेरी नजर शर्म से झुक जाएगी। मैं उन लोगों से कैसे नजर मिलाऊंगी? पर कामिनी जब अपने हालात के बारे में सोचती है तो वो एक पल के लिए डर जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर मैं उन लोगों के कर्जों को नहीं चुकाती तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को घर से बेघर कर देंगे। कामिनी एक ऐसी प्रॉब्लम में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। लेकिन अंत में कामिनी अपने हालात को देखते हुए उस सिंदूर की डिबिया को उठा लेती है और वहां से चली जाती है। अभी तक कामिनी उस शहर में ही थी। जब सुबह हुई तो कामिनी ने सोचा कि पहले मैं इस सिंदूर को अपनी मांग में भर कर देखती हूँ कि क्या ये सचमुच का या फिर झूठ। उसने इस सिंदूर का उपयोग इस शहर में ही रहकर लगाने का फैसला इसलिए किया कि उसे लग रहा था कि अगर ये गलत साबित हुआ तो फिर से मुझे इस शहर में रहकर काम धंधा करना है। कामिनी एक कमरे में अकेली थी और उसने उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। सिंदूर को मांग में भरे सुबह से शाम तक हो गई, लेकिन कामिनी के पास कोई चांदी का सिक्का नहीं आया। वो काफी देर तक उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। रात को जब वो सोने के लिए गई तो बिस्तर पे सिर्फ यही बात उसके दिमाग में घूमती रही कि आखिर अब क्या करें, हम इस शहर में कहाँ जाऊं पैसे कमाने के लिए। और इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। सुबह जब कामिनी की नींद खुली तभी उसने अपने अगल बगल में जो देखा, एक पल के लिए उसकी सांस थम गई थी। उसके बिस्तर पर चारों ओर ढेर सारे चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। कामिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो समझ गई थी कि ये सब इस सिंदूर की वजह से हो रहा है। अब कामिनी को उस पेड़ की कई सारी बातों पर यकीन होने लगा। उसे लगा कि वो पेड़ को साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है, जिसकी वजह से आज मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। कामिनी ने उन चांदी के सिक्कों को एक थैले में रख लिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। और यही सोच कामिनी अपने घर को आ गई। अपने घर आकर कामिनी बेहद खुश थी। तभी उसके परिवार ने उससे पूछा कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम तो जानती हो कि हम सब के ऊपर कितने बोझ है, पर फिर भी तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या बात है, बताओ मुझे। पर जैसे ही माँ की नजर मांग पे पड़ी तब उनका दिमाग ठनक उठा। उन्होंने एक ही क्षण में कामिनी को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लगता है शहर जाकर तुम्हारी मती मारी गई है। ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है अगर ये बात किसी को पता चली तो गांव के लोग क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बुराई ही करेंगे तुम्हारी। कामिनी ने अपनी माँ को कहा कि कृपया करके एक पल के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाए। मैं सारी बात आपको बताती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ और क्यों मैंने ऐसा किया। कामिनी की पूरी आपबीती सुन उसकी माँ सोच में पड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था
कि ये सब संभव है। इसलिए उसने कामनी को कहा कि ठीक है, तुम चांदी के सिक्के लाकर दिखाओ मुझे। पहले तो कामनी ने उन्हें जब अपने थैले से चांदी के सिक्के दिखाए तब उन्हें कामनी की बातों पर यकीन हुआ कि वो सच कह रही थी। इतने पैसे देख उसके माँ और पिताजी बेहद खुश हुए। अगले दिन भी कामनी ने उसी क्रम को अपनाया और फिर उसे अपने बिस्तर पे चांदी के सिक्के मिले। थोड़े ही दिन के अंदर कामनी ने उन सारे कर्जों को चुकता कर दिया जो नागेंद्र ने लिए थे। देखते ही देखते कामनी उस गांव में सबसे अमीर हो गई। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो हर तरह से सुखी संपन्न हो गई। लेकिन कामनी हर वक्त अपने माथे को अपनी आंचल से ढकी हुई रखती थी कि कोई उसकी भरी हुई मांग को न देख ले। अब सिंदूर समाप्त हो चुकी थी, पर कामनी को जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे और गहने जवाहरात थे। इसलिए सिंदूर के समाप्त होने की उसे कोई गम नहीं थी। क्यों, उसे जो चाहिए थी उसे वो मिल चुकी थी और कामनी संतुष्ट भी थी। पर जब एक रात कामनी अपने कमरे में सोई हुई थी तब उसने महसूस किया कि मेरे कमरे में किसी चीज की खुशबू आ रही है। उसने नीचे ऊपर हर जगह देखा पर कोई नहीं दिखा और यह खुशबू सिर्फ और सिर्फ कामनी के कमरे से आ रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुशबू बिल्कुल समाप्त हो गई। कामनी थोड़ी घबरा सी गई। आखिर ये खुशबू कैसी थी उसे कुछ पता नहीं चला और फिर वो जाकर सो गई। कामनी को सोए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उसकी नींद फिर से खुल गई। इस बार उसे किसी ने जगा दिया। ऐसा महसूस हुआ कि मानो मेरे हाथ को पकड़कर जोर से किसी ने हिलाया हो। कामनी तुरंत उठ जाती है। कमरे में उतनी रोशनी नहीं थी। तभी वो अपने बगल में एक लंबी औरत को सोए हुए देखती है। जैसे ही कामनी ने उस लंबी औरत को देखा उसके पूरे हाथ पांव कांपने लगे और तभी उसने जोर से चीख लगाई, बचाओ, ऊपर कोई है। रात में बूढ़े माता पिता नीचे कमरे में सोए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने कामनी की चीखने की आवाज सुनी तुरंत ही वे कामनी के कमरे की ओर भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कामनी बेहोश पड़ी हुई है। यह देख वे लोग काफी घबरा गए और तुरंत ही उन्होंने कामनी के चेहरे पे पानी की छींटें मारी और तब जाकर कामनी को होश आ गई। उस रात कोई नहीं सोया और किस तरह उन्होंने रात बिताई। सुबह होते ही उन्होंने कामनी से पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था, क्या कोई बुरा सपना देखी थी। तब कामनी ने बताया कि मैंने बिस्तर पे एक लंबी सी औरत को सोए हुए देखी। वो औरत देखने में बेहद अजीब सी थी। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गई। उसके माता पिता बोले कि हो सकता है थकान की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा। उस पे ज्यादा मत सोचो और उसे एक बुरा सपना मानकर भूल जाओ। पर उस रात के बाद कामनी समझ चुकी थी कि ये मेरा कोई वहम नहीं है। ये वही पेड़ वाली औरत है जिसने मुझे सिंदूर की डिबिया दी थी। लेकिन फिर कामनी ने सोचा कि चलो जो भी हो मुझे उस सपने को भूल जाना चाहिए और फिर उसने उस चीज को अपने दिमाग से निकाल फेंकी। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही कामनी के माता पिता की मृत्यु हो गई। कामनी ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली। उनके दाह संस्कार अच्छे से करवा दी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी मौत कामनी को बहुत ही अजीब लगी क्योंकि वे लोग बूढ़े जरूर हो गए थे लेकिन वे बीमार नहीं थे। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई, यही बात कामनी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब कामनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे देखने वाला कोई नहीं था। पैसे की कमी उसे नहीं थी पर उसका कोई परिवार नहीं था जो उससे दुख सुख बांट सके। इस अकेलेपन से कामनी अब ऊब चुकी थी। वो जानती थी एक विधवा औरत को अकेले जीना कितना मुश्किल होता है। इसलिए कामनी अपनी तन्हाई मिटाने के लिए एक जीवन साथी ढूंढने के बारे में सोचने लगी क्योंकि इतने धन का वो अकेले क्या करती। इसलिए उसने शादी करने का फैसला लिया। फिर कामनी ने एक बात सोची कि अगर वो इस गांव में रहकर शादी करती है गांव वालों के ताने उसे जीने नहीं देंगे। इसलिए उसे अपने घर को बेचकर बाहर में रहने का फैसला लिया और उसने ऐसा ही किया।
हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर ही उसने सारी तैयारी कर उस घर को बेच शहर की ओर रवाना हो गई, क्योंकि उसके माता पिता के मरने के बाद उस गांव में उसका कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए उसने यह कदम उठाई। कामनी के पास पैसे तो थे, इसलिए उसने तुरंत ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया और उसी में रहने लगी। कामनी को बाहर जाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे पहले से ही थे जो उसके लिए काफी थे, जिसमें कई सारे चांदी के सिक्के थे। कुछ दिन रहने के बाद कामनी उस शहर में एक लड़के से शादी कर ली और दोनों साथ में उसी फ्लैट में रहने लगे। वो लड़का भी कहीं बाहर का था और वो भी यहाँ इस शहर में नौकरी करता था। उसने भी अपने घर वालों को बिना बताए कामनी से शादी कर ली, क्योंकि उसे भी कामनी पसंद आ गई थी। एक रात जब कामनी उस लड़के के साथ कमरे में सोई हुई थी, तो उसने सपने में उस पेड़ वाली औरत को देखी जो कह रही थी कि तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर अपनी मनमानी की, अब तैयार हो जाओ अंजाम भुगतने के लिए। और यह सुन अचानक कामनी की नींद खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लग रहा था कि अब क्या होगा। उस औरत ने तो मुझे शादी करने से मना किया था और कोई भी सिंदूर लगाने से भी मना किया था। अब क्या होगा? मैंने तो सारी शर्तें तोड़ दी। यह सोच वो बहुत घबराई हुई थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कभी उसे लग रहा था कि वो औरत मेरे सामने खड़ी है, तो कभी मेरे करीब बैठी हुई है। कामनी अपने आप को एक पागल जैसी समझने लगी। उस रात बहुत मुश्किल से उसे नींद आई। कामनी जब सुबह उठी तो उसने अपने साथ उस लड़के को नहीं पाया। वो उस कमरे में नहीं था। कामनी ने काफी आवाज लगाई, लेकिन वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया था। कामनी समझ चुकी थी कि ये सब उस पेड़ की वजह से हो रहा है। कामनी तंग आ चुकी थी इस जिंदगी से, क्योंकि पैसा तो बहुत थे उसके पास, पर कोई उससे बात तक करने वाला नहीं था। इसलिए कामनी ने सारे पैसे को शहर से थोड़ी दूर जाकर एक गड्ढे में उन पैसों को दफन कर दिया। उसने सारी सुख सुविधा को त्याग दिया। वो जान गई कि मुफ्त का धन वो सुकून नहीं दे सकती जो खुद कमाने में है। और फिर से वो उसी शहर में संघर्ष भरी जिंदगी जीने लगी और उसने फैसला ले लिया कि अब वो सारी जिंदगी अकेली ही रहेगी, क्योंकि उसने पैसे के पीछे अपनी सारी जिंदगी खो दी, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी। इसलिए उसने खुद को अकेले ही जीने के लिए कठोर बना लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको इनमें से एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप हमें अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।